दोस्तों, आपका स्वागत है। इस पार्ट 1 मैंने बना लिया हूँ। ओके, आप देख लीजिएगा। पार्ट 2 चालू करने वाला मानव शरीर की क्रिया विज्ञान, ओके, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त के लाल रंग निम्न में से किसके कारण होते हैं? लाल रंग जब भी होंगे तो हीमोग्लोबिन के कारण होंगे। ओके, लाल रंग जब भी होंगे तो किसके कारण होंगे? हीमोग्लोबिन के कारण होंगे। ओके, हीमोग्लोबिन में होता क्या है? हीमोग्लोबिन में आपका लोहा होता है। ओके, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना है हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। ओके, आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं जो होती है, ओके, उसके द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपेरिन जो होती है ये प्रति स्कंदन भी कहलाती है। इसी के कारण ब्लड जो होता है ठंडे प्रदेश में इलाका में भी जमती नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं खून जमता है? तो हेपेरिन जो होती है इसकी उपस्थिति के कारण आपका खून नहीं जमेगा। ओके, नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी निर्मित होगी किसके द्वारा? लिम्फोसाइट द्वारा। किसके द्वारा होती है? लिम्फोसाइट द्वारा होती है निर्मित। रुधिर के प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट द्वारा होती है। ओके, नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं जो होती है इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती है किसके नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। ओके, बोन मैरो इंग्लिश में कहते हैं अस्थि मज्जा को। यहीं पर लाल रक्त कणिकाएं बनती है। ओके, खून बनती यही है बोन मैरो में, और इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं को किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। ओके, आरबीसी का प्लीहा की जगह पर सब मर जाता है और बनता है अस्थि मज्जा में। ओके, अस्थि मज्जा में जाके बनेगा और मरता है प्लीहा में। स्प्लीन भी कहते हैं प्लीहा को इंग्लिश में। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं, मनुष्य का जो लाल रक्त कोशिकाएं है इसका जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन होती है। कितना दिन होती है? 120 दिन होती है लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ किया जाता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होते हैं? ये बताए थे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होती है। और तिल्ली यानी स्प्लीन क्या होती है? ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? उत्पादन अगर करना है तो अस्थि मज्जा के द्वारा होती है। ओके, नेक्स्ट है,
उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होता है? इसकी संख्या बढ़ने लगती है। क्या होती है? बढ़ने लगती है। ओके, घटेगी नहीं बल्कि बढ़ने लगती है। अगर हाई ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? रेड ब्लड सेल्स का संख्या बढ़ने लगेगा जितना ऊपर जाएंगे, क्योंकि उसी प्रकार ऑक्सीजन डिमांड भी तो बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल कमने के कारण शरीर में डिमांड बढ़ जाता है, जिससे कि पूर्ति हो सके इसलिए आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। सफेद रक्त का डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करनी होती है। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिक रुधिराओं में कौन सी किस्म अधिक होती है? सबसे अधिक होगी न्यूट्रोफिल्स। ओके, श्वेत ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा क्या होती है? तो न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? बाहरी चीज अंदर प्रवेश करेगा तो डब्ल्यूबीसी काम करने लगती है, और डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। ओके, ब्लड समूह का खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर है। ओके, जीवाणु खोजकर्ता कौन है? लीवन-हॉक है। आरएच फैक्टर का पता लगाया था किसने? लैंड स्टीनर और बियनर ने लगाया था। आरएच फैक्टर का खोज भले पता किसने लगाया था? लैंड स्टीनर और बियनर ने। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता भी लैंड स्टीनर है। ओके, आरएच फैक्टर के पता किसने लगाया था? लैंड स्टीनर और बियनर ने। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो 89 का ए बी में। ओके, ए बी ग्रुप जो रहेगा इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। पूछेगा एंटीबॉडी किसमें नहीं पाई जाती, तो ए बी में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों एंटीबॉडी सिर्फ ओ में पाई जाती है। ओके, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती किसमें? सिर्फ ओ में। और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती किसमें? ए बी में। ओके, नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती किसके जरिए? ओ में। ओके, कोई भी एंटीजन नहीं होती है ओ में। और इसमें एंटीबॉडी भी नहीं पाई जाती है, सॉरी, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती ओ में। दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है ओ में। दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है ओ में, और एंटीजन नहीं होता है इसमें ओ में। एंटीबॉडी होती है लेकिन एंटीजन नहीं होती है। ओके, ओ में दोनों एंटीबॉडी होती है लेकिन एंटीजन नहीं होती है किसमें? तो ओ में। नेक्स्ट है, एंटीजन जिसे हिंदी में प्रतिजन भी कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? आपको प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन जो होती है किसको निर्माण के बढ़ावा देता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो होता है किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का संबंध है बंदर से। लैंडस्टीनर बियनर ने पता लगाया था। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी शादी के लिए सही नहीं मानी जाती है? अगर आरएच पुरुष प्लस हो और माइनस हो आरएच महिला तो शादी उपयुक्त नहीं होती है। ओके, आरएच प्लस का पुरुष है और आरएच माइनस की महिला है, तो ये जो दो
जोड़ी होती है, ये दोनों ब्लड ग्रुप का शादी नहीं करना चाहिए इस टाइप का, क्योंकि इस टाइप के अगर पुरुष और महिला शादी करेंगे RH प्लस RH माइनस वाले महिला, तो उसका बच्चा मर जाएगा जन्म लेने के से। क्यों? क्योंकि उसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस नामक बीमारी हो जाती है। ओके, फिर से सुनिएगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। किसकी? भ्रूण का रक्त का थक्का बन जाता है। तो इस रोग को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है? क्योंकि RH प्लस पिता का और RH माइनस माता का होना होता है, इसीलिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। और इन दोनों को इसीलिए शादी करने के लिए नहीं कहता है। नेक्स्ट है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है, यानी सबसे ले सकता है? AB जो ग्रुप होता है सर्वग्राही कहा जाती है। नेक्स्ट है, AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है। क्यों? AB आदाता क्यों, यानी AB जो होती है सबसे ले सकती है। क्यों ले सकती है? क्योंकि यह जो होती है उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। किसके अभाव होता है? प्रतिपिंड का अभाव होता है। किसमें? ब्लड में प्रतिपिंड का अभाव होता है AB ब्लड ग्रुप में, इसीलिए यह सर्वाधिक आदाता कहलाता है AB ग्रुप। नेक्स्ट है, निम्न वर्ग सर्वाधिक दाता किसे कहा गया? O ग्रुप को सर्वाधिक दाता ग्रुप कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति पुरुष का ब्लड AB हो और महिला का ब्लड ग्रुप B हो, तो उसके बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो उसके बच्चा को या तो A ग्रुप का ब्लड होगा, बच्चा होगा, या B ग्रुप का बच्चा हो सकता है, या AB ग्रुप का बच्चा हो सकता है, लेकिन O ग्रुप का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर O है। ओके, यदि एक पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप O है, तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? उसके पुत्र का ब्लड ग्रुप O होगा। अगर पिता का ब्लड ग्रुप O है, माता का O है, सॉरी, पिता का A है, माता का O है, तो पुत्र का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो O ग्रुप का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को दान कर सकता है? अगर B प्रकार के ब्लड ग्रुप का है, तो सिर्फ और सिर्फ वो B को ब्लड ग्रुप दान कर सकता है। ओके, या फिर AB को दान कर सकता है, क्योंकि AB सर्वग्राही है, सभी से ले सकता है। और केवल B को, सिर्फ केवल नहीं, दोनों लगाना पड़ेगा, AB एंड B को, दोनों को दे सकता है इमरजेंसी में। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? केंद्र स्थित हाइपोथैलेमस जो होती है, ये मानव के मस्तिष्क में होती है, जो भूख लगने का आभास करवाती है और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराती है। ओके, भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराती है और भूख लगने की अनुभव करवाता है। कौन है वो? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सी होती है? तो सेरेब्रम जो होती है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। सेरेब्रम जो कि मानव बुद्धि का केंद्र है। नेक्स्ट है, सेरेब्रम किससे संबंधित है?
सेरेब्रम जो है किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। ओके, सेरेब्रम जो है किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। ओके, मनुष्य के सबसे बड़ा भाग कौन सी हो गई? प्रमस्तिष्क हो गई। सेरेब्रम मस्तिष्क का भाग है जो बुद्धि का केंद्र होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना की शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम होती है पुनर्योजना की शक्ति, इसलिए व्यक्ति जल्दी जल्दी भूल जाता है। ओके, पुनर्योजना की शक्ति सबसे कम किसमें होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक एवं शरीर की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा गया है? न्यूरॉन कहा गया है। ओके, तंत्रिका तंत्र की सबसे लघुत्तम संरचना तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है कौन? तो न्यूरॉन है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मेरुदंड से मनुष्य के शरीर में। ओके, मनुष्य के शरीर में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। और हमारा पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। ओके, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में। किसमें है? कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण यानी रिफ्लेक्सिंग एक्शन का। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है किसमें? श्वसन की क्रिया संपन्न होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया संपन्न होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16%। ओके, मनुष्य अगर श्वासोच्छ्वास से बाहर जो हवा छोड़ती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 16% होती है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होगा 38 अणु का। ओके, फिर से सुनिएगा, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। आप एटीपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 17 बार लेता है। इसमें 16 से 18 बार दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है और कोशिका का ये डेड सेल कहलाता है। ओके, कब्रगाह लाइसोसोम। ओके, राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होना के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं क्या? तो वायु श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वायु श्वसन कहेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का यानी सुक्रोज जैसे ग्लूकोज होता है, हम लोग खाते तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अब जल यानी पेशाब भी करते हैं और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, गर्मी जैसे शरीर में गर्म एहसास करवाता है, इसे हम क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी % होती है? 4% होती है। हमारी छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 4% और ऑक्सीजन 16% होती है श्वासोच्छ्वास में। ओके, नेक्स्ट है आपका 119 नंबर,
क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका होगा? तो पाइरुविक एसिड का होगा। ओके, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक एसिड का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है कौन? अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होगा आपका, हालांकि ये मेथनॉल होता है। ओके, लेकिन इसमें आप लैक्टिक एसिड मारिएगा जिससे व्यक्ति थकान महसूस करता है। अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होती है? यूरिक एसिड होती है और यूरिया होती है। कौन होती है? यूरिया होती है। ओके, फिर से, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो यूरिया होती है। नेक्स्ट है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। किसमें यूरिया बनाते हैं स्तनधारी? तो लीवर में बनाती है। ओके, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाती है? तो लीवर में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। ओके, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है किस में? तो ब्लड छनेगा बोवेन संपुट में जाकर के। किसमें ब्लड क्षमता है? बोवेन संपुट में जाकर के ब्लड क्षमता है मनुष्य का। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। ओके, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है कार्यात्मक यूनिट है गुर्दे का। ओके, नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कृत्रिम गुर्दा कार्य करती है डायलिसिस पर ही। ओके, किस पर काम करती है? डायलिसिस पर ही कार्य करेगी कृत्रिम गुर्दा, यानी किडनी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में। ओके, मानव शरीर के मूत्र में सबसे ज्यादा यूरिया पाई जाती है। अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? डायलिसिस का प्रयोग होता है विक्र का करने के लिए यूज होता है डायलिसिस प्रोसेस किडनी के लिए। यानी स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन यानी जो पसीना वाला होता है, ये क्या करते हैं? शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए होती है। ओके, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए होती है स्वेदन ग्रंथियां। ओके, नेक्स्ट है, मानव विक्र असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? यानी केमिकल कंपाउंड कौन सी है मानव किडनी में? ओके, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है, यह जो मानव किडनी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, हैनले का लूप का कार्य संबंधित है किससे? हैनले का लूप संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। ओके, हैनले का लूप जो संबंधित है किससे है? उत्सर्जन तंत्र से है। नेक्स्ट है, सामान्यतः निषेचन होता है कहाँ? तो डिंब वाहिनी नली में होती है। ओके, सामान्यतः निषेचन होती है डिंब वाहिनी नली में। नेक्स्ट है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा भोजन मिलता है। ओके, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को कैसे पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? एमनियाटिक लिक्विड में तैरते रहता है, एमनियाटिक द्रव में तैरते रहता है। ओके, दो युग्मक के संयोजन को कहते क्या है? दो युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं दो युग्मों के संयोजन को। ओके,
दो युग्मों के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार आपका मानव शरीर की कोशिका विज्ञान वाला खत्म होती है पार्ट 2। चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पढ़ना चाहते हैं उसको शेयर कर दीजिएगा। ये बेसिक बायोलॉजी का लेसन। ओके।